अगला हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन। आपने एक टर्म सुना होगा कभी जब सेल डिवीजन पढ़ा था, एक टर्म सुना होगा आपने कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा टर्म सुना था आपने साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवाइड होना, और साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है तो फाइनली तभी तो सेल डिवाइड करती है। न्यूक्लियर डिवीजन में तो केवल दो ही न्यूक्लियस तो बनते हैं, जब तक साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा दो सेल की फॉर्मेशन वहां पे नहीं हो सकती। तो ये वो हार्मोन है जो बेसिकली सेल डिवीजन कराने के लिए या साइटोकाइनेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो साइटोकाइनिन जो टर्म है या साइटोकाइनेसिस टर्म से ये ओरिजिनेट हुआ है, साइटोकाइनेसिस टर्म से ये ओरिजिनेट हुआ है, और इसका मेन फंक्शन इसी के नाम में छिपा हुआ है, क्या है? सेल डिवीजन कराना। तो ये क्या कराएगा? सेल डिवीजन को कराने का काम करेगा, ये सेल डिवीजन को कराने का काम करता है। और दूसरी बात यहाँ पे जो आपको समझनी है वो ये है कि इसकी डिस्कवरी, जैसे हम लोगों ने अभी ऑक्सिन पढ़ा था और जिबलरिन्स पढ़े थे, तो उनकी डिस्कवरी के पीछे हमने कुछ लोगों के नाम पढ़े थे। जैसे ऑक्सिन्स के टाइम पे हम लोगों ने चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, एफ.डब्ल्यू. वेंट, ये सब लोग पढ़े थे जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। और जिबलरिन्स के टाइम पे हम लोगों ने ई कुरोसावा का नाम पढ़ा था, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहला जो नाम आपको पढ़ना है इसकी डिस्कवरी में वो थे स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स। उनका नाम था स्कूग और उनके साथ में उनके कोवर्कर्स थे। ये लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, जो टबैको प्लांट होता है उस टबैको प्लांट की पिथ की सेल्स को लेके या पिथ के टिश्यू को लेके ये बेसिकली टिश्यू कल्चर कर रहे थे। ये पिथ की सेल्स को लेके क्या कर रहे थे? टिश्यू कल्चर कर रहे थे। अब बहुत सारे लोगों को पिथ पता नहीं होगा, बहुत सारों को टिश्यू कल्चर नहीं पता होगा, तो मेरी बात दोनों टर्म को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पिथ क्या होता है। तो आप लोगों ने जब भी ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा था तो जो वस्कुलर बंडल्स थे उन वस्कुलर बंडल के बीच में जो टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू था वो क्या था? पिथ था। तो यहाँ के कुछ टिश्यूज को लेके वो क्या कर रहे थे? टिश्यू कल्चर कर रहे थे। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है उस बात को भी समझिएगा। देखिए, इस धरती पे केवल एक ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास में टोटीपोटेंसी होती है। टोटीपोटेंसी का मतलब है कि आप एक सेल से पूरे के पूरे नए ऑर्गेनिज्म को तैयार कर दें। एक सेल से पूरे एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करना टोटीपोटेंसी कहलाता है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, उसकी लीव्स है, तो मैं क्या करूं, मैं इसके किसी भी टिश्यू को लूं, इसकी लीफ, स्टेम, रूट, किसी में से भी थोड़ा सा हिस्सा मैंने कट किया, और कट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसको एक कल्चर प्लेट में अगार मीडिया रख के, एगरोज मीडियम रख के उसमें सारी न्यूट्रिएंट की सप्लाई दे दूंगा। न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो प्लांट को चाहिए होती है, जैसे उसको कार्बन सोर्स चाहिए तो कार्बन सोर्स के तौर पे मैं वहां पे अप्लाई करूंगा सक्रोज को, मतलब सक्रोज उसे प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा बेसिक उसको जो अमीनो एसिड्स चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए या उसको जो वाइटामिन चाहिए वो मैं यहाँ पे दूंगा। उसके अलावा जो उसको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स या रेगुलेटर्स चाहिए होते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। जितने भी मिनरल या न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होते हैं, ठीक है, उनको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा इसी के अंदर एग्रोज सेमी सॉलिड जेल मीडियम में, ठीक है। और मैंने जो ये एक्सप्लांट लिया था, मतलब ये जो टिश्यू यहाँ से कट किया जाता है ना, कोई भी जगह से लिया हुआ, स्टेम से, लीफ से या रूट से लिया हुआ जो टिश्यू होता है उसे हम कहते हैं एक्सप्लांट। इसके बारे में बेटा क्लास 12th के अंदर पढ़ोगे आप, ठीक है। पहले ये वाला जो टिश्यू कल्चर वाला पार्ट था ये 3 साल से डिलीट चल रहा था। एक चैप्टर हुआ करता था जो अब आप नहीं पढ़ेंगे क्लास 12th में, उसका नाम था स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो उसमें ये पार्ट हुआ करता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब सीबीएसई वालों ने उस चैप्टर को तो पूरा डिलीट कर दिया, लेकिन उसमें से टिश्यू कल्चर वाले पार्ट को, माइक्रो प्रोपोगेशन वाले पार्ट को और एक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये 3 टॉपिक से उन्होंने नई एनसीईआरटी के अंदर उसे ऐड कर दिया है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन में उसे कर दिया। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी खरीदोगे तो उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। जो नई एनसीईआरटी आप लेटेस्ट वाली लोगे उसमें आपको ये क्लास 12th की किताब में मिल जाएगा 12वें चैप्टर के अंदर। पहले ये पार्ट हुआ करता था 9वें चैप्टर में पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, और अब मेरे हिसाब से अगर डिलीट कर दिए हैं हमारे एक चैप्टर तो ये 11वें चैप्टर में आएगा सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने एक्सप्लांट को लिया और इस एक्सप्लांट को मैंने इस मीडियम में रख दिया, और इस मीडियम में रखने के बाद में
इस मीडियम में रखने के बाद में ये टिश्यू क्या करता है, थोड़े टाइम बाद जो है डिवाइड करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको जो भी कुछ चाहिए था डिवाइड करने के लिए वो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया हुआ है सारी चीजों को। तो ये डिवाइड जब करेगा, डिवाइड करके क्या करता है, एक कैलस नाम का फॉर्मेशन करता है। कैलस एक अनडिफरेंशिएटेड मास होता है सेल का, मतलब प्लांट के सेल्स जो डिवाइड करके अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है जिन्होंने अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है, तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाता है। ठीक है, यहां पे ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाता है, और थोड़े टाइम बाद में ये जो कैलस है ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के टाइम पे यहां पे ये क्या करता है, एक इस तरीके से प्लांट को बना लेता है पूरे के पूरे। तो आप सोचो, आपने एक प्लांट के छोटे से मतलब लीफ से, मतलब एक लीफ है, उस लीफ के आप कितने हजार फ्रेगमेंट कर सकते हो, छोटे छोटे कर सकते हो, नहीं कर सकते? एक ही लीफ है, उससे कई हजार फ्रेगमेंट्स आपने कर दिए, और एक फ्रेगमेंट को लिया और यहाँ पे रख दिया, तो आप एक लीफ से कई हजार प्लांट्स तैयार कर सकते हो। इसी चीज को माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे टिश्यू लेके पूरे प्लांट को बनाना तो प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है, और आप अगर प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत सारे एक्सप्लांट को एक साथ ग्रो करके हजारों में प्लांट्स को एक साथ तैयार करें तो उसे माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है। एक जब क्लास 12th में आओगे तो एक चैप्टर आएगा आपको बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, वहां पे एक एक्स-सी2 कंजर्वेशन पढ़ाया जाता है, एक्स-सी2 कंजर्वेशन। उस टॉपिक में भी इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे सपोज करो इस धरती पे कोई ऐसा प्लांट है जिसके नंबर बहुत लिमिटेड बचे हुए हैं, 5 या 10 प्लांट बचे हुए हैं लास्ट, और आने आने वाले समय में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे इस धरती पे से। तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, उस प्लांट को रिवाइव करने के लिए एक काम तो ये करा जा सकता है कि उसके सीड्स को कलेक्ट किया जाए और उन्हें प्रिजर्व करके रख लिया जाए कि इन फ्यूचर अगर ये प्लांट खत्म हो जाए तो उन सीड्स को फिर से सॉ करके इस प्लांट को रिवाइव कर लें इस अर्थ के ऊपर। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसके प्लांट के एक दो या थोड़े से हिस्से को, लीव को लेके और प्रिजर्व करके रख लिया जाए, क्रायो प्रिजर्व करके लिक्विड नाइट्रोजन में, कि इन फ्यूचर अगर ये प्लांट इस धरती पे से खत्म भी हो जाए तो हम उस प्लांट को फिर से इस धरती पे वापस ला सके। तो वहां पे इसको कंजर्व करने के लिए भी यूज किया जाता है इस टेक्निक को, टिश्यू कल्चर टेक्निक को। तो ऐसा ही कुछ वो कर रहे थे, टिश्यू कल्चर कर रहे थे। मैंने टिश्यू कल्चर के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं वो सारे एस्पेक्ट आपको बता दिए। तो जो स्कूब थे और उनके को वर्कर थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने, मैंने यहाँ पे एक्सप्लांट के तौर पे क्या लिया, रूट को, लीफ को या स्टेम के थोड़े से टिश्यू को लेके किया है। उन्होंने क्या किया था, पिथ वाले पार्ट को लिया था और पिथ को लेके वो टिश्यू कल्चर कर रहे थे। पिथ वाले पार्ट को लेके वो टिश्यू कल्चर कर रहे थे, मतलब एक्सप्लांट के तौर पे ये ना लेके उन्होंने एक्सप्लांट इसको लिया था। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पे जब वो ये कुछ कर रहे थे तो उन्होंने क्या पाया, ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या पाया, ये जो है आपका कल्चर प्लेट है और यहां पे पिथ की कुछ सेल्स को रख दिया, पिथ की सेल्स को कुछ रख दिया। तो पिथ की सेल्स को यहां पे रखने के बाद में यहां पे इन्होंने क्या किया, ऑक्सिन नाम का पीजीआर प्रोवाइड किया, और उसके साथ में इन्होंने ईस्ट के एक्सट्रैक्ट को, मतलब मरी हुई ईस्ट को, मरी हुई ईस्ट को, साथ में या तो कोकोनट वाटर को, कोकोनट वाटर को, और साथ में जब इन्होंने लिया यहां पे इसको, आपके वस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं या वस्कुलर बंडल जो होते हैं उनके एक्सट्रैक्ट को, तो इन्होंने पाया कि यहां पे ये डिफरेंशिएट करके इसने एक नया प्लांट बना लिया। मतलब ऑक्सिन के साथ में जब ये ईस्ट के एक्सट्रैक्ट को डाला, कोकोनट वाटर को डाला या वस्कुलर बंडल के टिश्यू को डाला, तो उसने क्या किया, उसने इस एक्सप्लांट के अंदर या पिथ की सेल्स के अंदर जो है सेल डिवीजन को करवाया, और सेल डिवीजन होने के बाद में यहाँ पे पहले कैलस बना, और कैलस बनने के बाद में यहाँ पे पूरा एक नया प्लांट तैयार हो गया। ये किसने किया था, स्कूग एंड कोवर्कर ने। लेकिन ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए थे, ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए थे साइटोकाइनिन को। तो पहली बार साइटोकाइनिन को एक्सट्रैक्ट करने का काम किसने किया, उनका नाम था मिलर, और मिलर के साथ में स्कूग भी इन्वॉल्व थे इस काम में। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि स्कूग और मिलर ने मिलकर क्या किया था, पहला साइटोकाइनिन जैसा मॉलिक्यूल, एक फिश होती है उसका नाम है हेरिंग, एक मछली होती है उसका नाम है हेरिंग फिश, उस हेरिंग फिश के स्पर्म से डीएनए को निकाला और डीएनए में से एक मॉलिक्यूल आइसोलेट किया जिसका नाम रखा काइनेटिन, जिस मॉलिक्यूल का नाम था काइनेटिन। तो काइनेटिन पहला
वो मॉलिक्यूल था जो साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटी रखता था, लेकिन वो एनिमल सोर्स से निकाला गया था। मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब उस डीएनए के अंदर कुछ ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट था जो बेसिकली क्या कर रहा था, जो सेल्स के अंदर सेल डिवीजन को इंड्यूस करवा रहा था। मेरी बात सभी को क्लियर है? पक्का क्लियर है? तो ध्यान से समझिएगा आगे की बात। यहां पे इन्होंने कुछ नहीं किया था, इन्होंने बस सिंपली क्या किया, स्कूब ने टोबैको की पिथ के टिश्यूज को लिया और टिश्यू कल्चर किया, वहां पे ऑक्सीजन रखा, ऑक्सीजन के साथ साथ इन्होंने साइटोकाइनिन के सोर्स के तौर पे, साइटोकाइनिन के सोर्स के तौर पे इन तीन चीजों को डाला। जब इन तीनों चीजों को डाला तो इसमें डिवीजन होना शुरू हो गया, इसमें रूट फॉर्मेशन चालू हो गई, इसमें शूट फॉर्मेशन चालू हो गई। तो इन्हें लगा कि यार इसमें कुछ है ऐसा जिसकी वजह से इसके अंदर डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब सेल डिवीजन हो जा रहा है इसमें। लेटर ऑन बाद में अभी डिस्कवरी जब हो जाएगी तो बताऊंगा क्या होता है इसका मेन काम, साइटोकाइनिन बेसिकली करते क्या है। तो देखिएगा यहां पे होगा क्या, दूसरा जो नाम हमें पढ़ना है वो है स्कूग एंड मिलर। स्कूग एंड मिलर, और स्कूग एंड मिलर ने पहली बार एक मॉलिक्यूल था जिसका नाम रखा काइनेटिन। काइनेटिन की एक्टिविटी सिमिलर थी साइटोकाइनिन से, लेकिन ये काइनेटिन निकाला गया था एनिमल से। और एनिमल कौन था? इस काइनेटिन को आइसोलेट किया गया था, इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हेरिंग फिश। हेरिंग फिश का जो स्पर्म था, उस स्पर्म में जो डीएनए आइसोलेट किया गया, उस डीएनए के अंदर ये काइनेटिन मौजूद था। मेरी बात समझ में आ गई आपको? और प्लांट सोर्स से पहला जो निकाला गया मॉलिक्यूल था जिसके पास में साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटी थी, उस मॉलिक्यूल का नाम था जियाटिन। उसका नाम था जियाटिन। देखो काइनेटिन एनिमल सोर्स से निकाला गया था और प्लांट सोर्स से निकाला गया था जियाटिन। और जियाटिन नाम कैसे दिया गया? कॉर्निया मेज, आपने नाम सुना है? मेज का साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज। कॉर्न का साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज। जिया मेज में इन्होंने क्या किया था, ये जो कॉर्न के कर्नल्स होते हैं, कॉर्न कर्नल क्या होते हैं? आपने देखा होगा जो भुट्टे में इनिशियल बने हुए जो सीड्स होते हैं उनमें एक मिल्क भरा होता है शुरुआत में। जैसे जैसे वो पुराना होता चला जाता है वो मिल्क कम होता चला जाता है, वो सॉलिडिफाई होते चले जाते हैं। तो शुरुआत वाले जो सीड्स होते हैं ना उन्हें कहा जाता है कॉर्न कर्नल्स। तो कॉर्न कर्नल से जो मिल्क था उस मिल्क में से ये जियाटिन निकाला गया था और जिया नाम दिया गया जिया मेज से। और ये पहला प्लांट सोर्स से निकाला गया साइटोकाइनिन जैसा मॉलिक्यूल था, पहला साइटोकाइनिन जैसा मॉलिक्यूल था। तो इन्हें यह पता चला कि भाई ये मॉलिक्यूल बेसिकली कहां पे बन रहा है, ये प्लांट्स की जो रूट अपेक्स या शूट अपेक्स है या जो भी डिवाइडिंग पार्ट है, जैसे कोई डेवलपिंग फ्रूट होता है, वो डेवलपिंग फ्रूट को लगातार डिवाइड करना तभी तो साइज में बड़ा होगा। तो उस डेवलपिंग फ्रूट में ये मॉलिक्यूल बनता है जिसकी वजह से वो डिवीजन कर पाते हैं। तो इन्होंने अगली बात ये बताई कि ये जो मॉलिक्यूल है साइटोकाइनिन, ये बेसिकली एक तो सेल डिवीजन करवा रहा है, और सेल डिवीजन जिस जगह पे होगा, जिस जगह पे होगा, जैसे उन्होंने बताया कि भाई सेल डिवीजन होता है एक तो शूट अपेक्स पे, शूट अपेक्स पे, उसके अलावा रूट अपेक्सिस पे, या कोई डेवलपिंग फ्रूट है, यंग फ्रूट है, वो डिवाइड कर रहा है, उन सब के अंदर ये साइटोकाइनिन बनता है। क्लियर है मेरी बात आपको? ये दोनों की बात समझ में आई, इन्होंने क्या क्या किया था। अब अगली बात ध्यान से सुनना। अगली बात यहां पे ये है कि हम लोगों ने कल प्रिकर्सर पढ़े थे, सबके पढ़े थे। तो प्रिकर्सर में आपको ऑक्सीजन का प्रिकर्सर बताया गया था ट्रिप्टोफैन, जिबलरिन्स का टर्पिनॉइड्स या टर्पीन्स। इनका क्या होता है, इनका जो प्रिकर्सर होता है, इनका जो प्रिकर्सर है जिससे ये बनते हैं, अच्छा अभी मैंने बताया इसको कहां से निकाला जाता है? डीएनए में से। डीएनए के अंदर एक एडेनिन नाम का नाइट्रोजन बेस हुआ करता था, तो ये एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं, इन्हें कहते हैं परफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन। इन मॉलिक्यूल को बोला जाता है, या तो सिंपली आप अमीनोप्यूरिन याद रख लेना, लेकिन आपके एनसीईआरटी में बोला गया है इसको परफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन। और प्यूरिन में दो ही आते हैं, एक एडेनिन एक ग्वानिन। तो ये एडेनिन से डिराइव्ड है, ये एडेनिन के डेरिवेटिव हैं, ये एडेनिन के
डेरिवेटिव्स होते हैं। मेरी बात सभी को क्लियर है? पक्का क्लियर है यहां तक जो भी सारी चीजें बताई आपको? चलिए, तो ये तो रही बात आपके प्रिकर्सर की। अब अगली बात आती है कि इसका बायो एसे क्या है। जैसे हम लोगों ने सबके बायो एसे पढ़े थे। ऑक्सीजन के लिए कौन सा पढ़ा था? अवीना कर्वेचर टेस्ट, है ना। जिबलरिन्स के लिए पढ़ा था हम लोगों ने एक तो वो बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट, जिसमें स्टार्च के लिए हम लोगों ने उसको टेस्ट करवाया था। यहां पे एक रिचमोंड लॉन्ग टेस्ट करके होता है। यहां पे बायो एसे में नाम हमें एक याद रखना है, उसका नाम है रिचमोंड लॉन्ग इफेक्ट। अब ये रिचमोंड लॉन्ग इफेक्ट का मतलब क्या है? तो रिचमोंड साहब ने क्या किया था, दो लीफ ली, ये दोनों लीफ पुरानी लीफ थी, ये दोनों लीफ सेनिसेंट थी, सेनिसेंट मतलब ओल्ड हो गई थी। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक लीफ के ऊपर तो साइटोकाइनिन को स्प्रे किया और एक लीफ के ऊपर साइटोकाइनिन को स्प्रे नहीं किया। तो इन्होंने पाया कि जिस लीफ के अंदर साइटोकाइनिन को स्प्रे कर दिया गया है वो बहुत लंबे समय तक ग्रीन रही। मतलब लॉन्ग का मतलब है उसका जो सेनिसेंस था या वो थोड़ा डिले हो गया, लंबे समय तक के लिए डिले हो गया। और जिसके ऊपर स्प्रे नहीं किया गया था वो येलो हो गई, जल्दी येलो हो गई, और फिर वहां से वो उसका एब्सिशन हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये इन्होंने बताया कि भाई अगर हम साइटोकाइनिन को डालते हैं तो वो सेनिसेंस को एक तो डिले कर सकता है। सेनिसेंस को डिले कैसे करता है? तो आपके इसके रूल्स में एक रूल बताया हुआ है कि ये न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन कर सकता है, न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन कर देता है। न्यूट्रिएंट के मोबिलाइजेशन होने से क्या होगा, जैसे कोई ये सेनिसेंट लीफ है और इसको क्या कर दिया, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिए, इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिए, तो ये लीफ क्या कर पाएगी, आसानी से जो भी चीजें इसको डिवाइड करने के लिए या इसकी रिक्वायरमेंट वो इन न्यूट्रिएंट से फुलफिल होती चली जाएगी, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रॉपर्ली चलती रहेंगी, तो इसमें सेनिसेंस नहीं आता। और जो लीफ को साइटोकाइनिन नहीं मिल पाता वो लीफ जल्दी बूढ़ी हो जाती है और खत्म हो जाती है उस प्लांट पे से। ये रिचमोंड लॉन्ग इफेक्ट का मतलब था कि जिसके ऊपर साइटोकाइनिन डाला उसका जो सेनिसेंस है वो बहुत लंबे समय के बाद आएगा। ये इस इफेक्ट का मतलब था। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब अगली बात आती है कि इसके रोल क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द रोल्स ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के रोल क्या क्या होते हैं? तो देखो, पहला रोल तो आपको ये पता ही होगा कि सेल डिवीजन करवाता है प्लांट्स के अंदर। जितने भी ग्रोइंग पार्ट है, यंग पार्ट है, उन सब में सेल डिवीजन करवाना है। तो इसका सबसे पहला काम हो जाएगा क्या करना, सेल डिवीजन को करवाना। सेल डिवीजन को करवाना किसमें, इन यंग पार्ट्स। तो एक तो ये सेल डिवीजन यंग पार्ट में कराता है और उन्होंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि ये क्लोरोप्लास्ट का भी डिवीजन करवा सकता है लीव्स के अंदर। मतलब लीफ के अंदर तो सेल डिवीजन करवाएगा ही करवाएगा, साथ में ये क्या कर सकता है, क्लोरोप्लास्ट के नंबर को भी बढ़ा देता है लीव्स के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के नंबर को भी लीव्स के अंदर बढ़ा सकता है। दूसरा इसका रोल है, कल हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को कौन करा रहा था, ऑक्सिन। ऑक्सिन। तो ये ऑक्सिन का जस्ट अपोजिट है, इन दोनों का इंटागोनिस्टिक रोल होता है। ऑक्सिन चाहता है एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन चाहता है लेटरल ब्रांचिंग। तो ये क्या कर सकता है, ये अपोजिट रोल प्ले करता है ऑक्सिन के, और ये लेटरल ब्रांचेस को प्रमोट करता है। मतलब ये चाहता है कि प्लांट के अंदर ब्रांचिंग ज्यादा से ज्यादा हो। ऑक्सिन चाहता था प्लांट के अंदर ब्रांचिंग ना हो, प्लांट एक लॉन्ग एक्सिस में ग्रो करता चला जाए। उसी चीज को हम लोग एपिकल डोमिनेंस कह रहे थे। तो यहां पे नेक्स्ट लिख दे रहा हूं, इसका अपोजिट रोल होता है टू ऑक्सिन। ये प्रमोट करता है, नहीं 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 नहीं, ये इनहिबिट करता है एपिकल डोमिनेंस को और प्रमोट करता है लेटरल ब्रांचिंग को। ठीक है, लेटरल ब्रांचिंग को ये प्रमोट करने का काम करता है। उसके अलावा ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो बायो से बता रहा था,
कि किसी लीफ के ऊपर अगर हम लोग साइटोकाइनिन को डालते हैं तो उससे क्या हो रहा था, उसका सेनेसेंस डिले हो जा रहा था। किसकी वजह से हो रहा था? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन की वजह से। तो नेक्स्ट यहाँ पे रूल लिख दीजिए कि ये क्या कर सकता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करवा देता है इन लीव्स, जिसकी वजह से डिले हो जाएगा सेनिसेंस के अंदर, मतलब वो लीव जल्दी बूढ़ी नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात? उसके अलावा साइटोकाइनिन टिश्यू कल्चर के अंदर, जैसे सपोज करो ये आप टिश्यू कल्चर कर रहे हो, यहां पे एक्सप्लांट रख दिया, तो अगर आपको उसमें रूट बनवानी है, उसके अंदर रूट्स बनवानी है, तो आपको ऑक्सिन डालना पड़ेगा। मतलब रूट का डिफरेंशिएशन करवाना है तो ऑक्सिन करवाता है किसी प्लांट के अंदर, प्लांट टिश्यू कल्चर में। और अगर उसके अंदर शूट की फॉर्मेशन या स्टेम फॉर्मेशन करानी है तो ये साइटोकाइनिन करवा देता है। तो साइटोकाइनिन का काम है शूट डिफरेंशिएशन करना या शूट फॉर्मेशन करवाना, किसके अंदर? कैलस के अंदर। कैलस के अंदर इसी चीज का कॉन्सेप्ट एक क्लास 12th में आएगा आपको। एक बैक्टीरिया होता है, क्या होता है? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम। क्या नाम होता है उसका? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। ये क्लास 12th में पढ़ेंगे, इसके बारे में अभी बता दे रहा हूं बस हल्का सा। और जब मैं क्लास 12th में पढ़ा रहूंगा तो यही कॉन्सेप्ट मैं वहां पे याद दिलाऊंगा कि भाई मैंने वहां पे क्लास 11th में आपको ये बात बताई थी। हालांकि मुझे पता है कि आप सभी लोग भूल चुके होंगे, लेकिन फिर भी मेरे जो रोल है वो मैं अपना पूरा करूंगा। तो देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन क्या करते हैं, ये किसी भी प्लांट के अंदर इंफेक्शन करते हैं और उसमें एक ट्यूमर कॉज करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? ट्यूमर कॉज करा देते हैं। उस ट्यूमर को कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। क्या कहते हैं? क्राउन गॉल डिजीज। मतलब होता क्या है, जैसे ये प्लांट है और यहां पे कोई इंजरी हुई, इससे केमिकल निकलता है। अच्छा, ये प्लांट को डाइकॉट होना जरूरी है, इट शुड बी डाइकॉट, मोनोकॉट्स में ऐसा नहीं होता। तो इसमें केमिकल निकलता है, हालांकि याद नहीं करना, उसका नाम होता है एसिटाइल सिरिंजोन। तो ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम सॉइल में फ्री फॉर्म में मौजूद थे ना, उनको ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ये जो केमिकल निकला था। और ये बैक्टीरिया यहां पे पहुंच जाते हैं इसके पास में। इनके पास में, बैक्टीरिया के पास में एक प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड याद करिए, मैंने आपको बताया था जब प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर बताया था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। उसमें ना, उसमें कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जिसे टीडीएनए कहते हैं। अच्छा, यही प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल है इस प्लांट के अंदर ट्यूमर कराने के लिए। तो इस प्लाज्मिड को हम लोग टीआई प्लाज्मिड कह देते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ये टीडीएनए क्या करता है, टीडीएनए में कुछ और नहीं है, इसमें ना कुछ ऑक्सिन को और साइटोकाइनिन को बनाने वाली जीन्स है, वो डीएनए के सेगमेंट जो ऑक्सिन को और साइटोकाइनिन को कोड करते हैं। तो ये जब इंफेक्ट करता है तो ये एक स्ट्रैंड तैयार करता है और उसके थ्रू क्या करता है, इस डीएनए को इसके अंदर भेज देता है प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर ये डीएनए आके क्या करता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को बराबर बराबर अमाउंट में बना देता है। तो मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सिन की अमाउंट ज्यादा होगी तो रूट डिफरेंशिएशन होगा, और साइटोकाइनिन ज्यादा होगा तो शूट डिफरेंशिएशन होगी। अब ये दोनों जब बराबर अमाउंट में बनेंगे तो ना वहां रूट बनती है ना शूट बनती है, वहां पे बन जाता है ट्यूमर। वहां पे ना रूट बन पाती है ना शूट बन पाती है, दोनों हार्मोन्स को बिल्कुल स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में बनवाएगा उस प्लांट के अंदर। तो जब ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जब बराबर बराबर बनते हैं तो उसकी वजह से ना रूट बनेगी ना शूट बनेगी, वहां पे बनेगा ट्यूमर। तो जिस जगह पे ये इंफेक्शन करते हैं वहां पे एक बड़ा सा ऐसे ट्यूमर जैसा बन जाता है यहाँ पे उस प्लांट में। और इसको क्राउन गॉल डिजीज क्यों कहते हैं, तो देखो रूट है, रूट क्राउन कहां पे पहना जाता है, सर पे। तो इस रूट का क्राउन ये है, इस रूट का सर है ना ये वाला पार्ट, तो क्राउन पे गॉल, गॉल मतलब ट्यूमर होना, तो क्राउन गॉल डिजीज नाम दे दिया गया है इसको। ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है ये स्पेसिफिक ऐसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, मतलब ये इकलौता ऐसा बैक्टीरिया है जो डीएनए ट्रांसफर करता है प्लांट्स के अंदर। मतलब प्लांट को देखता है और बोलता है ठीक है भाई आओ तुम्हें ट्यूमर करवाता हूं मैं, ठीक है, उनको इन्फेक्ट करेगा और ट्यूमर कॉज कर देता है। और हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे इस बात को कि इस बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स के अंदर किसी डीएनए को ट्रांसफर करने में। मतलब जैसे क्या है, आपको क्या करना है, ये देखो इस बैक्टीरिया की आदत है इन्फेक्ट करेगा, तो इंसान इससे भी हरामी है। इंसानों ने इसका तरीका क्या निकाला मैं बता रहा हूं, देखो
इंसानों ने बोला कि मुझे इस प्लांट के अंदर कोई नया डीएनए भेजना है, इस प्लांट के अंदर सपोज करो मुझे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए, मतलब मुझे इसके फ्रूट की शेप अलग करनी है, या इस फ्रूट का कलर अलग करना है, या सपोज करो मुझे इस प्लांट से कुछ नया प्रोडक्ट बनवाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक डीएनए लूंगा और डीएनए इसके साथ में जोड़ूंगा। कैसे जोड़ूंगा, देखो ये एग्रोबैक्टीरियम था, इसका ये टीआई प्लाज्मिड था, इसका ये टीडीएनए था, ये इसका टीडीएनए था। तो हम क्या करेंगे, इससे इसके टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे। अच्छा, इसका जो नुकसान करने वाला पार्ट है वो टीडीएनए तो है, पूरा प्लाज्मिड थोड़ी नुकसान कर सकता है। तो इसके टीडीएनए को काट के बाहर निकाल दिया और उसकी जगह उस डीएनए को भेज दिया जिस डीएनए के कैरेक्टर को आप इस प्लांट में चाहते थे, और वो डीएनए इसके टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया और इस टीआई प्लाज्मिड को वापस इसके अंदर भेज दिया। अब इसके अंदर जो जीन लगा दी है ना आपने, वो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो आपने भेजनी चाहिए थी, और आपने इसको वापस भेजा और बोला कि अब जा इन्फेक्शन करके आ जा। अभी इन्फेक्शन करेगा, तो इन्फेक्शन कर रहा होगा तो टीडीएनए ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा, ये वाला ट्रांसफर होगा ना। तो देखो बैक्टीरिया का यूज किया कर रहा है इंसान कि बैक्टीरिया ले तू हमारा काम कर, अब तुझे नेचुरली इन्फेक्शन करने की आदत थी ना, तू खूब इन्फेक्शन कर, लेकिन अब तू वो करेगा जो हम चाहेंगे, हम उससे अपना डीएनए ट्रांसफर करवाते हैं जो हमें ट्रांसफर करवाना था। इसीलिए इसे बैक्टीरिया को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। और वहां पे ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन वाला कॉन्सेप्ट आता था। वहां पे बताता हूं मैं कि भाई ऑक्सिन ज्यादा होगा तो रूट डिफरेंशिएशन, साइटोकाइनिन ज्यादा होगा शूट डिफरेंशिएशन, और जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों बराबर अमाउंट में बनेंगे तो ना शूट बनेगी ना रूट बनेगा, ट्यूमर, और हो जाता है क्राउन गॉल डिजीज। क्लियर है मेरी बात आपको? तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जब क्लास 12th में आप आओगे। क्लियर है मेरी बात? अभी तो नहीं पढ़ोगे। खैर, आते हैं इसके जो स्लाइड वाला पार्ट है उसके ऊपर और देखते हैं उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। बुखार में पढ़ाने का एक नुकसान है, लिखा हुआ है स्कूग एंड कोवर्कर। ऑब्जर्व किया उन्होंने टबैको के इंटरनोडल सेगमेंट से जब एक कैलस बनवाया था, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, वो प्रोलिफरेट कर पाया। प्रोलिफरेट का मतलब डिवाइड कर पाया। जब देखो प्रोलिफरेट ओनली बोला हुआ है, ओनली का मतलब है एक ही कंडीशन में, इफ जब न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर सप्लीमेंट किया गया था वस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट को, ईस्ट के एक्सट्रैक्ट को, या कोकोनट मिल्क या कोकोनट डीएनए को। तो इन्होंने क्या बोला कि जब जो टोबैको प्लांट था उसकी इन्होंने इंटरनोडल सेगमेंट में, मैंने आपको स्पेसिफिक बताया, पिथ वाले पार्ट को लिया था। पिथ वाले पार्ट को लेकर उन्होंने क्या कहा, कैलस बनवाना चाहा। तो कैलस तब तक डिवाइड नहीं करा जब तक इन्होंने इन सारी चीजों को वहां पे सप्लाई नहीं किया। इन्होंने इन चीजों को दिया तो उसने डिवाइड कर दिया। दूसरे नंबर पे बताया हुआ है कि स्कूग और मिलर ने दोनों ने पहली बार क्रिस्टलाइज किया पहले मॉलिक्यूल को जो साइटोकाइनिन जैसा हुआ करता था, और उसे निकाला था इन्होंने एक फिश से जिसका नाम था हैरिंग फिश। उसके स्पर्म से डीएनए आइसोलेट करके उस डीएनए में से उस मॉलिक्यूल को निकाला और उसका नाम था काइनेटिन। फिर अगली बात क्या बोली है कि साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया गया काइनेटिक के तौर पे, जिसको नाम दिया गया N6 परप्यूराइल अमीनोप्यूरिन, एक एडेनिन डेरिवेटिव, ये इसका प्रिकर्सर था। और अगली बात बताई गई, अच्छा इसको कहां से निकाला गया था काइनेटिन को, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म। अब ये ऑटोक्लेव का मतलब जानते हो क्या होता है? नहीं पता? प्रेशर कुकर जानते हो आप लोग? जानते हो? आप ये समझ लो प्रेशर कुकर का बड़ा रूप होता है ऑटोक्लेव, जो हर लैब में होता है, और सबसे खतरनाक चीज है, बम से भी तकड़ा धमाका करता है अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बढ़ती तो। इसमें क्या होता है, हम लोग ऑटोक्लेव इसलिए करते हैं स्टेराइल करने के लिए, किसी चीज को माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री बनाना है, मतलब वहां पे किसी नॉन अनवांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करना है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी कल्चरिंग करने से पहले, मतलब मैं अपनी कभी पुरानी, हालांकि हमारे टाइम पे ना जब मैं लैब में काम करता था तो उस टाइम की, हमारे टाइम पे ये वीडियोबाजी का इतना दौर नहीं था, नहीं तो मैं डेफिनेटली आपको वीडियो उस टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था जरूर दिखाता। तो हमने बहुत बेइंतहा ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया, बहुत ये जो बार बार कल्चर वल्चर ये दिखाते हैं, इनका बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हमने किया है। दिन में 50-50 कल्चर प्लेट्स लगाई हैं और उनके तो रिजल्ट्स हैं, मतलब वो जो रिजल्ट्स होते थे उनकी तो फोटो खींच के सिनॉप्सिस में, उसमें थीसिस में लगानी पड़ती थी। तो वो तो है मेरे पास में, रिजल्ट्स हैं जो मेरे आज भी मेरे पास में है। कभी पुराना खोलता हूँ लैपटॉप तो निकल आती है फोटोज, तो उसमें देख लेता हूँ कि हाँ।
तो उस पे हम अपने नाम लिखा करते थे, क्योंकि बहुत सारे लैब स्टूडेंट एक साथ हुआ करते थे जो काम करते थे, तो प्लेट्स आपस में वो ना हो जाए, एक्सचेंज ना हो जाए कि भाई कल्चर मैंने ये लगाया है, उसने लगाया है, ऐसा ना हो जाए कि उसकी प्लेट्स मैं ले लूं उसके। तो हम क्या करते थे, कल्चर प्लेट के ऊपर अपना नाम भी लिख देते थे हर प्लेट के ऊपर। फिर उसको जब पैक करके इंक्यूबेटर में रखते थे तो उस पॉलिथीन के ऊपर भी अपना नाम लिखते थे कि भाई नहीं, ये हमारी प्लेट है, इसके रिजल्ट केवल हमारा अधिकार होगा, तुम हमारे रिजल्ट को नहीं ले सकते हो। तो ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑटोक्लेव एक मशीन होती है ऐसे बड़ी सी, यहाँ तक आता है, कुकर का बड़ा रूप मान लीजिए। उसमें हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है, और उसमें जो भी अपरेटस रखना है या जिस चीज को स्टेराइल करना है, स्टेराइल का मतलब होता है, बार बार ये टर्म आएगा, क्लास 12th में भी आएगा तो समझ लीजिए, अनवांटेड बैक्टीरिया। जैसे सपोज करो मैं चाहता हूं राइजोबियम को ग्रो करना, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया, सपोज करो मेरे को एग्रोबैक्टीरिया में उगाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सॉइल के पास में और डाइकॉट प्लांट की रूट्स को खोदूंगा डीप थोड़ा सा, वहां से थोड़ी मिट्टी उठा के लाऊंगा, मिट्टी उठा के लाके मैं क्या करूंगा, उसको डिस्टिल वाटर में मिट्टी को मिक्स कर लूंगा और उसके डाइल्यूशन बनाते हैं हम लोग, 6 बार डाइल्यूशन बनाते थे, ठीक है। डाइल्यूशन बना के जो छठी बार डाइल्यूशन में आया, उसको हम लोग इन पेट्री प्लेट्स में सारा न्यूट्रिएंट फूड वूड डाल के उसको इनोकुलेट कर देते थे, पेट्री प्लेट को बंद कर देते थे और रख देते थे। अगर उसमें वो बैक्टीरिया हुआ तो वो अपनी ग्रोथ शो करेगा और फिर हम उसको उससे बैक्टीरिया को निकालेंगे। तो याद करो आप, ग्राम स्टेनिंग मेथड पढ़ा था, तो स्टेनिंग करके फिर माइक्रोस्कोप से उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि अच्छा ये वही है जो हम चाह रहे थे, हमने कर लिया आइसोलेट, तो ऐसे करा जाता था। तो काइनेटिन प्लांट्स के अंदर नेचुरली नहीं बनता है। अब नेक्स्ट बात बताइए इन्होंने जियाटिन के बारे में। जियाटिन को कॉर्न कर्नल से निकाला गया था, दीदी नहीं पहुंच गई सीतामढ़ी वाले भैया के पास। देखो, जियाटिन को कॉर्न कर्नल से और कोकोनट वाटर से निकाला गया था और ये नेचुरल सब्सटेंस थे जिनके पास में साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी हुआ करती थी। और ये कुछ सिंथेटिक कंपाउंड थे जिनके अंदर सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी हुआ करती थी। और नेचुरल साइटोकाइनिन रैपिड सेल डिवीजन करवाते हैं और ये रूट अपेक्स शूट बड या यंग फ्रूट्स इन सब जगहों पे बनते हैं। अब इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला रोल साइटोकाइनेसिस, दूसरा रोल नई लीव्स को बनाना, क्लोरोप्लास्ट को लीव्स के अंदर बनवाना, लेटरल शूट ग्रोथ मतलब लेटरल जो एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करना वो करना, और एडवेंटिशियस शूट की फॉर्मेशन कराना। एडवेंटिशियस शूट की फॉर्मेशन कैसे, मैंने भी आपको बताया था ना, वो कैलस के अंदर ऑक्सीजन डालोगे तो रूट बनेगी और साइटोकाइनिन डालोगे तो शूट बनेगी, तो ये काम था। और उसके अलावा एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करना, ये इसका काम था। और उसके अलावा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करना जिससे लीफ सेनिसेंस डिले हो जाए, ठीक है।